नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म स्टडी विद दीपक में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम को लेके अच्छे ढंग से तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा ये क्लासेस LCM SCF का चल रहा था, जिसमें 3 पार्ट हो चुके हैं और उसके बाद कुछ समय के लिए क्लासेस नहीं आ पा रही थी। दोस्तों, कुछ पर्सनल इशू था या फिर कुछ रीज़न की वजह से नहीं आ पा रही थी, लेकिन आज हम उसके अगले पार्ट LCM SCF के 4th क्लास को हम पढ़ेंगे। और अभी तक हमने 3 पार्ट में शायद LCM से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को अच्छे क्वेश्चंस को कर चुके थे। आज हम SCF से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे और आशा और कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो में इस पे लाऊं और उस पर LCM और SCF से बेस्ड 2 मिक्स क्वेश्चन को उसमें मैं आप लोगों को अच्छे क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आऊँगा। तो दोस्तों, इसमें SCF में मैं आप लोग को बेसिक्स SCF का बारे में कि इससे किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं, जल्दी निकालने का क्या तरीका है, वो सारी चीज़ को मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है। जो मेरे भाई जो मेरे मित्र अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप इस प्लेलिस्ट में इसके पहले क्लास को ज़रूर देखें ताकि चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आइए इसमें देखते हैं कि SCF के इस तरह के सवाल में SCF में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ SCF के क्वेश्चन, तो आपको मतलब क्वेश्चन देखने को मिलता है। दोस्तों, एक होता है SCF में जैसे दे देगा कि इसमें बोलता है वह बड़ी से बड़ी संख्याएं कौन सी हैं जिससे कुछ संख्याओं को भाग देने पर कोई शेषफल बचा देगा। जैसे मैं दोस्तों आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे बोल देगा दोस्तों कि x, y, z इन 3 संख्याओं को विभाजित करने वाली कोई संख्या कौन सी है। पहले तो एक पहला क्वेश्चन, पहले बेस्ड क्वेश्चन किस तरह का आता है। एक ये आता है दोस्तों, बोलेगा कि कोई 3 संख्याएं x, y, z, ये क्या है दोस्तों, 3 संख्याएं। क्या है दोस्तों, 3 संख्याएं। बोलेगा कि a से विभाजित हो, पूरा विभाजित हो जाए तो ये संख्या कौन सी होगी, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। जैसे दोस्तों, अगर मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल बताऊँ तो जैसे दे देगा 4, 8 और 12, इन तीनों संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। यानी दोस्तों, अगर मैं कहूँ तो ये 4, 8, 12 यानी तीनों को अलग अलग विभाजित करने वाली। दोस्तों, अगर हम कहें तो 1 से ये विभाजित हो रही है, 2 से भी विभाजित होगी और ये फिर 4 से भी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम 1 नहीं बताएंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है जो सबसे हाईएस्ट हो, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू हो। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो तीनों काटती हो, तो वो 4 है। इसलिए दोस्तों, इसका SCF क्या होगा, 4 होगा। यानी 4 एक ऐसी संख्या है जिनसे अगर 4, 8 और 12 में भाग दिया जाए तो पूरा विभाजित होगा, तीनों संख्याएं। इसी प्रकार दोस्तों, पहला जो इस पर आधारित प्रश्न आते हैं SCF से रिलेटेड, वो ऐसे ही होते हैं कि उसमें दे देगा कि 3 संख्याएं ऐसी, या 3 संख्या जरूरी नहीं दोस्तों, कई ज़्यादा भी संख्या दे सकता है, कम भी संख्या दे सकता है, कि इनको विभाजित करने वाली वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिनसे विभाजित करने पर वो पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, यानी पूरा विभाजित हो या कट जाए। अब दोस्तों, दूसरा किस तरह का क्वेश्चन आता है। इसमें यह आएगा कि दोस्तों 3 संख्या दिया रहेगा, x, y या z। ये दोस्तों ज़्यादा भी हो सकता है, बार कह रहा हूँ x, y, z मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि x, y, z कोई 3 संख्या है या कोई संख्या है, इसको जो है विभाजित करना है। इसको आपको किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करें तो शेषफल हमेशा क्या बचे, कोई शेषफल बचे, r बचे। इसमें बोल देगा कि कोई शेषफल बचाना है, हमेशा रिमाइंडर बचाना है। बोलेगा कि किसी संख्या को a से भाग दें तो शेषफल r बचे। तो दोस्तों, इसमें क्या करते हैं हम कि शेषफल जब बोलता है कि r बचे तो हम क्या करेंगे, शेषफल जब भी बोलेगा SCF के सवाल में, तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, x में से r घटा लेंगे, यानी x में से r घटा लेंगे, y में से r घटा लेंगे और z में से r घटा लेंगे। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसका SCF निकालते हैं। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, SCF। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि LCM जब हमने पढ़ा था तो उसमें जब भी शेषफल बचाते थे हम, तो उस कंडीशन में हम क्या करते थे, पहले LCM निकालते थे। जैसे बोल दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिनसे इन संख्याओं से भाग दिया जाए तो शेषफल 10 बचे। इस तरह का क्वेश्चन हमने कर चुका है दोस्तों, आप शायद पिछले क्लास में देखिएगा। तो उसमें क्या करते थे हम, पहले LCM निकालते थे। जो भी संख्याएं हमारी 4-5 संख्या दी होती थी, 2 संख्या 3 संख्या जैसे भी दी होती थी, तो उनका जैसे मान लीजिए 4 और 12 का LCM निकालना था हमको, तो इस तरह से हम LCM पहले निकालते थे। उसमें बोल दिया कि 2 शेषफल बचे तो हम बाद में 2 को ऐड करते थे। लेकिन SCF में क्या होता है दोस्तों, SCF में आपको शेषफल को पहले ही मैनेज करना होता है, पहले ही एडजस्ट करना होता है। और इसमें क्या करते हैं, जो भी शेषफल होता है उसको पहले ही से माइनस कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये शेषफल से रिलेटेड दो तरह के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये हो गया तरीका जिसमें बोलता है केवल एक शेषफल बचे, मतलब बोलेगा कि इनमें से a शेषफल बचे या r शेषफल बचे, कोई भी एक संख्या। लेकिन एक दोस्तों समान शेषफल का आता है। ये कौन सा होता है दोस्तों, समान शेषफल का। इसमें बोलेगा दोस्तों कि x, y और z को विभाजित करने वाली ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। तो दोस्तों, जब भी समान शेषफल की बात करता है
तो समान शेषफल में इसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें तो आपको शेषफल दिया रहेगा कि इतना शेषफल बचे। पहले वाले कंडीशन, सेकंड कंडीशन में ये दिया रहता है कि इसमें इतना शेषफल बचे, लेकिन थर्ड वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ये नहीं दिया रहता है कि इसमें शेषफल कितना बचे। हाँ, लेकिन ये जरूर बोला रहता है कि इसमें समान शेषफल बचे। तो जब दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं समान शेषफल, तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले वाले में से दूसरे वाले घटाते हैं, दूसरे वाले में से तीसरे वाले घटाते हैं, और तीसरे वाले में के पहले वाले घटाते हैं। यानी दोस्तों पहले x में से y घटा दिए, x में से y घटा दिए, फिर y में से z घटा दिए, और फिर z में से x घटा देते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है माइनस में जो अगर मान आ भी रहा है तो उसको हम इग्नोर करते हैं, उससे हमें नहीं कोई मतलब होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम इस चीज़ को इन पे बेस्ड ही एचसीएफ के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को एक और फार्मूला मैंने बता रखा है, इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक और फार्मूला दोस्तों पहले ही शायद बता रखा है। तो वो होता है दोस्तों, क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। दोस्तों अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको आप कहीं एक जगह नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड देखने को मिलते हैं, और अगर आपको एग्जाम देंगे तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहे होंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, पहली संख्या और दूसरी संख्या। मान लीजिए कोई दो संख्या दिया है, एक्स और वाई दो कोई संख्या दिया है, तो इसका हमेशा जो भी इन दोनों का एलसीएम होगा और जो भी इन दोनों का एचसीएफ होगा वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल के बराबर होगा। जैसे दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि एक्स और वाई इनका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, तो आप कह रहे होंगे कि एलसीएम क्या होगा, एक्स वाई होगा। एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एक्स वाई होगा। लेकिन एचसीएफ दोस्तों इन दोनों में क्या होगा, मैं देख रहा हूँ इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उनका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो हम यहाँ से 1 से गुणा करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई। यानी ये चीज़ साबित होती है कि पहली संख्या का गुणा दूसरे संख्या का गुणा बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये चीज़ यहाँ से प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस चीज़ को आप कहीं नोट कर लीजिए। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि क्या होता है, अगर आपको कोई रेशियो दे रखा है और एचसीएफ भी दे रखा है। मान लीजिए कोई संख्या है और उसका एचसीएफ दे रखा है, बोला है कि किसी दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है। तो दोस्तों यहाँ पे कहने वाली बात ये है कि जैसे रेशियो 1 और रेशियो 2 दिया है, तो अगर आपको कोई संख्याओं का रेशियो दे रखा है और उसका एचसीएफ भी दे रखा है, मतलब महत्तम समापवर्त। एचसीएफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, महत्तम समापवर्त। तो महत्तम समापवर्त या मौसा में बोलूँ, अगर मौसा दे रखा है कोई संख्या का, तो आप उन संख्या, अगर मान लीजिए कोई संख्या का मौसा 5 दे रखा है और उनका रेशियो दे रखा है 2:5, उन दोनों संख्याओं का रेशियो, तो आप कह सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं को हम किस प्रकार से लाएंगे। तो जब भी दोस्तों इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इसको एक कॉपी में लिखे कि अनुपात में हमेशा एचसीएफ से गुणा करने पर वो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं। अनुपात में जब भी हम एचसीएफ से गुणा करते हैं तो हमेशा सदैव वो संख्या में प्राप्त होती है। यानी मैं ये कहूँ कि अगर 2:5 में है तो वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या दोस्तों इसमें अगर आप गुणा कर देंगे, अगर मैं इसको बोलूँ कि एचसीएफ है 5 एचसीएफ है इन दोनों रेशियो का, तो मैं ये कहूँगा कि संख्या क्या होगी, 10 और 5 पे से 25 होगा। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब भी अनुपात में हम एचसीएफ से गुणा करेंगे तो हमारी क्या होगा, वो संख्याएं प्राप्त होंगी। इस चीज़ को दोस्तों आप बेहतर तरीके से समझ रहोगे, और जो भी चीज़ मैं वो आपको अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ को प्लीज़ केयरफुली देखिए, और अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। आशा करता हूँ आपको समझाने में मैं सफल हो पाऊँगा जरूर से। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर दोस्तों मान लीजिए कोई एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ 5 दे रखा है, तो अगर आपको यहाँ से एचसीएफ से अगर संख्या निकालना है, हमको कोई अनुपात कुछ नहीं दिया है, अगर आपको एचसीएफ केवल 5 दे रखा है तो आपको एचसीएफ से अगर कोई संख्या माननी हो तो कैसे आप मानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारा संख्या यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, संख्या हमेशा दोस्तों 5x और 5y ले सकते हैं। जब हमारा एचसीएफ अगर कोई संख्या दे रखा है, एचसीएफ किसी संख्या दो संख्याओं का 5 दे रखा है, तो हमारी संख्या वहाँ पे क्या हो जाएगी, 5x और 5y हमेशा मानना होगा। कैसे मान रहे हैं दोस्तों, अगर देखिए यहाँ पे 5 है, अब ये दो संख्या इनका जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे x और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे y। जानते हैं दोस्तों एचसीएफ में क्या होता है, जो भी फैक्टर होते हैं दो संख्याओं के, उनमें जो दोस्तों जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, यानी 5 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब वहीं अगर एलसीएम की बात करें दोस्तों, तो एलसीएम हमारा क्या होगा, 5xy एलसीएम, क्योंकि दोस्तों एलसीएम में क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात होती है उसको उठाते हैं। यानी यहाँ पे 5 तो दोनों में एक ही घात है, तो 5 उठा लिए, यानी जो सबसे बड़ी घात तो वही उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 5 इसमें 2 घात है, इसमें एक घात है तो हम 3 घात उठाएंगे, ऐसा नहीं होता है।
हम हमेशा बड़ी घात को उठाएंगे। कोई संख्या का जो मान लीजिए जितना भी संख्याओं का फैक्टर दे रखा है उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी उसको हम एक बार ले लिए, उसके बाद रिमेनिंग जितने भी आपकी जो संख्याएं बच जाती हैं, जैसे इसमें x भी बचा और उसमें y, तो उन संख्याओं को भी ले लेते हैं। यानी हम कहेंगे कि इसका एलसीएम कितना होगा, 5xy होगा। तो दोस्तों ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी जो मैं सोचा आपको क्लास से पहले बता दूँ ताकि जब सवाल हमको करना हो तो आपको ये सब चीज़ें समझने में थोड़ा आसानी हो। तो दोस्तों आइए सीखते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे भाग देने पर 19, 35, 59 से समान शेषफल बचे। यानी दोस्तों ये थोड़ा सा अटपटा सा लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि 19, 35 और 59 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसको आप फिर से ढंग से लिख लीजिएगा कि 19, 35 और 59 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या अभी बोला ना आप लोग को कि जब भी बोलेगा कि विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, यानी कहने का मतलब ये है कि वो कौन सी ऐसी संख्या है, वो कौन सी ऐसी संख्या है जो 19, 35 और 59 इन तीनों को जब हम विभाजित कर रहे हैं वो कौन सी ऐसी संख्या है, मतलब इस संख्या से इसमें भाग देना है, इसमें भाग देना है। बोल रहा है कि इन तीनों संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, यानी दोस्तों इसमें इसको विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वही चीज़ हमें पता करना है। सॉरी दोस्तों, इसमें बोला है कि समान शेषफल बचे। इसमें क्या बोला है दोस्तों, समान शेषफल बचे। ये दूसरा मैं इसको पूरा नहीं पढ़ा। इसमें बोला है समान शेषफल बचे। तो समान शेषफल के अगर मान लीजिए दोस्तों अभी मैं जो आपसे बता रहा था कि अगर इसमें बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन तीनों को विभाजित करे, अगर मान लीजिए यही सवाल है तो वहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, इन तीनों का HCF निकालेंगे तो जो HCF आएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगा। लेकिन दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि HCF में क्या होता है कि तीनों संख्याओं के फैक्टर में जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोस्तों, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 19 यहाँ 35 यहाँ 59, यानी 19 यहाँ पे देखने का अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, यानी इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, या तो इसका ये एक 19 ही होगा खुद और एक होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों जब ये इसमें 19 आ रहा है बाकी में 19 आएगा नहीं, तो इन तीनों में फिर कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वो संख्या क्या होगी, एक। यानी हम ये कहेंगे कि इसका HCF कितना आएगा, तो दोस्तों 1 आएगा। अब दोस्तों आइए आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको हमने कुछ और पढ़ लिया था इस वजह से, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उससे भी हम कुछ चीज़ें सीख लिए। तो इसमें दे रखा है दोस्तों कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 19, 35 और 59 से विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 19, 35 और 59 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। ये क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी मैं बताया आपको समान शेषफल की कंडीशन में क्या होता है। समान शेषफल वाला में क्या करते हैं दोस्तों, समान शेषफल वाले में जब समान शेषफल बचाता है तो हमेशा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का क्या करते हैं दोस्तों, हम y माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का क्या करते हैं हम दोस्तों, HCF निकालते हैं। जब बड़ी से बड़ी संख्या से बड़ी बोल देगा कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। तो यहाँ पे दोस्तों हम कर रहे होंगे 19 माइनस 35, यहाँ पे कर रहे होंगे 35 माइनस 59, और यहाँ पे कर रहे होंगे दोस्तों 59 माइनस 19। तो जब दोस्तों इसको घटा रहे होंगे तो क्या आएगा आपका 19 × 25, 25 × 10 35 26, 19 × 25 10 35 16, सॉरी 19 × 25 25 10 35। अब इसको घटा रहे होंगे दोस्तों तो ये आ रहा होगा 5 में से 9 में से 5 जाए 4 और 5 में से 3 जाए 2, 24, यानी 35 में 24 जोड़ेंगे तो 59 होगा, और 59 में से 19 घटाना है दोस्तों तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 में से 9 जाए 0 और 5 में से 1 जाए 4। यानी कि दोस्तों अब हमको 16, 24 और 40 का क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। और HCF के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि HCF किस प्रकार से निकालते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर से क्विक रिवाइज कर रहा हूँ दोस्तों। इसको सबसे पहले इसके पहले फैक्टर निकालिए। तो फैक्टर निकालेंगे दोस्तों तो आपका ये इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यानी 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 का हो जाएगा 2 गुणे 2, 24 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 24 का हो जाएगा 2 दूनी के 4, दूनी के 8, तिरी के 24, और फिर यहाँ पे 40 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी के 4, 4 और दूनी के 8, 8 पचे 40। तो दोस्तों ये हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या देखते हैं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ें होती है उसको उठाते हैं। देख रहे हैं तीनों में 2 कॉमन है, एक तो यहाँ पे एक 2 HCF के लिए आप एक अलग से 2 लिख लीजिए। फिर देखिए इसमें और कुछ है क्या जो तीनों में कॉमन हो, तो फिर एक और 2 मिल रहा है तो हमको एक और 2 यहाँ से उठाएंगे। फिर देख रहे हैं एक और 2 कॉमन है तो एक और 2 मिलाएंगे। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं अब यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन, क्योंकि यहाँ पे एक अकेले 5 है तो इसमें नहीं है तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि तीनों में कॉमन रहना चाहिए, और इसमें 3 है तो तीनों और बाकी दोनों में नहीं है इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो दोस्तों हम कहेंगे कि इसका HCF हमारा क्या होगा, 2 दूनी के 4, दूनी के 8। अगर दोस्तों ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने इसको किस प्रकार से लिखा है, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों ना कि 24 है, तो 24 को आप इसको आप जिस हिसाब से तोड़ सकते हैं उस हिसाब से तोड़िए। यानी इसको आप ये तो कह सकते हैं ना 24 का मतलब क्या होगा दोस्तों 8 गुणे 3, आप ये तो कह सकते हैं ना कि 8 गुणे 3। अब 8 को फिर से तोड़ लीजिए दोस्तों, अब 8 को तो कह सकते हैं ना कि 2 गुणे
2 होगा और बाकी एक ये 3 है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ तो आप एटलीस्ट इस जैसे 40 है दोस्तों, 40 को आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितना 2 होगा, कितना क्या 5 आ रहा है कि कैसे आ रहा है। तो आपको एटलीस्ट ये तो दिख रहा है ना कि 10 गुणे 4 है, 10 गुणे 4 है। तो 4 को दोस्तों फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 तो लिख सकते हैं और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। यानी अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 3 और गुणे 5। ये तो हम कह सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं ना दोस्तों। अगर आपसे ऐसे नहीं निकल रहा है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका 8 होगा। यानी 8 एक ऐसी संख्या है जब भाग देंगे 19, 35 और 59 में तो हमेशा क्या होगा, समान शेषफल बचेगा। एचसीएफ निकालने का एक और तरीका होता है दोस्तों जिसको हम कहते हैं भाग विधि से एचसीएफ निकालना। मैं शायद ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ लेकिन आप लोग को दोबारा रिकॉल करा दे रहा हूँ। जैसे दोस्तों भाग विधि से क्या होता है, पहले 2 संख्या कोई उठाते हैं, तीन संख्या दी इसमें से कोई 2 संख्या उठाइए, 16 हो गया 24 हो गया। इसको एक बार भाग दीजिए तो 16 यहाँ से दोस्तों कितना हो गया 8 और 8 से फिर जो ये संख्या होती है इसी को दोबारा यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 16। ये होता है दोस्तों शेषफल और ये क्या होता है जिससे भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 बार लिख जाएंगे दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो ये भाजक होता है दोस्तों। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों 8 दूनी 16। यानी दोस्तों 8 हमारे एक ऐसी संख्या है जिससे जो है ये तो विभाजित हो गया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हम पहले 2 संख्या को उठाए थे, अब जो शेष संख्या बचेगी जब कोई आखिरी संख्या से रिमाइंडर हमारा 0 बचता है या कुछ नहीं बचता है तो फिर हम अगली संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं। यानी जब 8 को दोस्तों 40 से भाग देंगे तो यहाँ से भी पूरा चला जा रहा है 8 5 40। तो हम कहेंगे दोस्तों कि जब जो ऐसी संख्या जिससे एकदम फाइनली हमारा जो है शेषफल कुछ ना बचे तो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो मैं यहाँ से कहूँगा कि 8 हमारा क्या है दोस्तों, 8 हमारा क्या है यहाँ पे एचसीएफ है। 8 हमारा क्या हो गया एचसीएफ। यानी अब 8 से दोस्तों जब हम 19 में भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा, 35 में भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा और 59 में भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा वो हमेशा इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। आप इस चीज़ को करके एक बार देख लीजिएगा कि समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों एचसीएफ निकालने के मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। हालांकि एचसीएफ निकालने के और भी तरीके होते हैं 1-2, लेकिन छोड़िए मैं आप लोगों को वो चीज़ बता चुका हूँ, बार रिकॉल कराऊंगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। उसके लिए आप हमारे पिछली वीडियोज़ को देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 989, 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल बचे। अब दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि शेषफल बचा रहा है, मतलब कि बोल रहा है कि 989 से भाग दें तो 5 शेषफल बचे। लेकिन 1327 से जब 989 को जब किसी संख्या से भाग दें, मतलब किसी संख्या को 989 में भाग देना है तो क्या शेषफल बचा है, 5 शेषफल बचा है। लेकिन उसी संख्या से जब 1327 में भाग दिया जाए तो हमेशा 7 शेषफल बचे। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या करते हैं, मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि एचसीएफ जब भी निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले ही जो है रिमाइंडर को एडजस्ट करते हैं। यानी यहाँ पे रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, 989 जो दिया है, मैंने बोला था दोस्तों जब ये शेषफल बचे तो हम क्या कर रहे थे, उसको माइनस कर रहे थे। तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे, 989 में से 5 माइनस कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 984 और ये 1327 दे रखा है दोस्तों। तो इसमें से कितना शेषफल बचा रहा है, 7 बचा रहा है। तो 7 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1320। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1320। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं का हमको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। यानी इन दोनों संख्याओं एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों अब यहाँ पे वो जो मैं आपको फैक्टर करके बता रहा था वो चीज़ें निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आइए इसको भाग विधि से कर लेते हैं। तो भाग विधि से करते हैं दोस्तों। तो 984 और 1320 हो गया, एक बार ले जाएंगे दोस्तों तो 984 बार जाएगा और जब घटाएंगे तो 10 में से 4 जाए 6 और ये हो जाएगा आपका 9 में से 8 जाए 1 और ये हो जाएगा आपका 13 में से 9 जाए 4, यानी 416। ये हो गया 984। अब दोस्तों इसको 2 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 832। इसको घटा रहे होंगे तो 4 में से 2 जाए 2, 8 में से 3 जाए 5 और 9 में से 8 जाए 1, 152। अब दोस्तों 152 को जब हम 416 में भाग दे रहे होंगे, 152 से 416 को भाग दे रहे होंगे तो ये जाएगा आपका दोस्तों 2 बार और ये हो जाएगा तो आपका 308। जब इसको घटा रहे होंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 8, 16 में से 8 जाए 8 और 16 में से 8 जाए 8, ये 0 हो गया दोस्तों और 4 में से 3 जाए 1, 108। 108 हाँ 108। तो अब 108 से दोस्तों हम 152 में भाग दे रहे होंगे। यानी दोस्तों ये क्या करते हैं, जब भी हमारा शेषफल बचता है तो जिससे जो हमारा भाजक होता है फिर उसको उठा के उसी से भाग देते हैं। जब हमारा शेषफल बचेगा तो फिर हम भाजक को भाग देंगे। ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए और जो आखिरी ऐसा भाजक होगा जिससे रिमाइंडर 0 आ रहा है वही हमारा एचसीएफ होता है। अब इसको 108 से हम एक बार ले जा रहे हैं तो 108 हो गया और यहाँ पे दोस्तों हम कहेंगे 12 में से 8 जाए 4 और ये हो जाएगा 4, यानी 44 हो गया। 12 में से 8 जाए 4 और ये हो गया 4 और 1 में से 1 जाए 0। अब 44 से दोस्तों 108 में भाग दे होंगे तो ये 2 बार जाएगा, 44 दूना 88 और यहाँ से निकालेंगे तो 8 में से 8 जाए 0 और 10 में से 8 जाए 2, यानी 20 हो गया। अब आइए दोस्तों इसको मैं इस चीज़ को वहाँ करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। 20 है, इसमें 44 से भाग देना है तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी के 40। अब बचा 4 और फिर 4 से दोस्तों जब 20 में भाग दे होंगे तो 4 × 5 = 20। यानी अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या हो रहा है, शेषफल हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। शेषफल हमारा क्या है, कुछ नहीं आ रहा है।
तो हमारा मैंने बोला कि जो आखिरी भाजक होगा जिससे हमारा शेषफल कुछ ना बचे वही हमारा एचसीएफ होता है। यानी हम कहेंगे कि ये जो हमारा 4 है यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, एचसीएफ हो गया। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जब 4 से 984 में भाग देंगे तो हमारा 989 में भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा, 1327 में भाग देंगे तो 7 शेषफल बचेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि कैसे करेंगे, और इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन को आप जरूर बुक से लगा रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों बिना प्रैक्टिस केवल मेरे इस एक क्वेश्चन से आपको नहीं समझ में आएगा। इस क्वेश्चन पे आपको क्या करते हैं प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा भी नहीं सकता, क्योंकि इससे तो बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगी। और मैं आप लोग, मेरा काम क्या है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप क्वेश्चन को खुद लगा लेंगे। अगर आपको कंसेप्ट में अभी भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप ज़रूर बताइए कि इस चीज़ को आप ढंग से नहीं समझा पाए, तो मैं उस चीज़ को फिर से अगली वीडियो में ज़रूर उस चीज़ को अच्छे से और समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यहाँ पे क्या है, अच्छा ये भिन्नों का क्या है दोस्तों, भिन्नों का मैंने आपको भिन्नों का एलसीएम ऐसे बता चुका हूँ। भिन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, x अपान y के फॉर्म में। तो दोस्तों भिन्नों का जब एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं दोस्तों, ये ऊपर वाले को अंश, यानी अगर ये 4/5 है तो ये बोलेंगे कि ये 4 क्या है हमारा अंश है, और हर क्या है हमारा 5, हर क्या है 5, यानी बोलेंगे कि 5 जो है हर है। तो अंशों का एलसीएम निकालते हैं, अंशों का एलसीएम अपान हरों का एचसीएफ निकालते हैं, हरों का एचसीएफ। वहीं दोस्तों अगर भिन्नों का एचसीएफ निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे दोस्तों, अंशों का एचसीएफ निकालेंगे अपान हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अंशों का आपको क्या निकालना। अब यहाँ पे दोस्तों अब याद कैसे होगा ये फार्मूला, तो याद कुछ नहीं करना है दोस्तों, जब बस ये देखिए कि भिन्नों में जब एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर एलसीएम आ रहा है, और जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ आ रहा है, बाकी नीचे उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर ऊपर एलसीएम है तो नीचे एचसीएफ होगा, अगर ऊपर एचसीएफ है तो नीचे एलसीएम होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं सवाल में क्या कह रखा है, इसी पे बेस्ड है तो इसलिए मुझको फार्मूला बताना जरूरी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, हालांकि इस चीज़ को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल करा दिया। 2/3, 3/4 और 4/5, यानी 2/3, 3/4 और 4/5। इसका क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि ऊपर वाले का क्या निकालना होता है, हमें एचसीएफ निकालेगा। ये क्या है दोस्तों, भिन्न है, और भिन्नों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो अंश है इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हम देख रहे हैं कि 2, 3 और 4 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, यानी अब देख रहे हैं दोस्तों इसमें 2 है, इसमें 3 है, 4, इसमें इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, हमको साफ साफ दिख रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इस चीज़ को तो आप भाग करके देखेंगे दोस्तों, तो जब आखिरी में भाग देना होगा तो 1 से कटेगा। जैसे वहाँ पे हमारा 4 आ रहा था, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ही आएगा, जिसे जो फाइनली 0 आएगा, मतलब भाजक हमारा लास्ट 1 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम कहेंगे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम जब निकालोगे दोस्तों तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, 12 25 60, यानी 60। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसका आप एक बार एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, इन भिन्नों का 1/60 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 1/60। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों 4 तो लिखा ही हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों क्या दे रखा है कि 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 या फिर 10 की पावर -4 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। दोस्तों 10 की पावर -1 का मतलब क्या होता है कि आप इसको 1/10 लिख सकते हैं। 10 के पावर -2 का क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर, यानी दोस्तों अगर -1 है तो नीचे 1 और 1 0 लगेगा। -2 है तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 2 0 लगाना होगा। -3 है तो यहाँ पे कितने 0 लगेंगे, 3 0 लगेंगे। -4 है तो कितने 0 लगेंगे, 4 0 लगेंगे। अब दोस्तों इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या करते हैं दोस्तों, ये क्या है हमारा, x और y के फॉर्म में भिन्न ही तो है दोस्तों, x और y के फॉर्म में भिन्न। तो हम ऊपर वाला क्या निकालेंगे, उतना जो ऊपर वाला है इसका हम क्या निकालेंगे, हमेशा क्या निकालेंगे, अंश का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और नीचे वाले क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। अब दोस्तों जब हम ऊपर में देख रहे हैं कि हमारा एचसीएफ क्या है, चारों में क्या ऐसा कॉमन संख्या है, तो हम बोल रहे कि चारों में कॉमन तो एक ही है। लेकिन एलसीएम जब निकालेंगे दोस्तों तो एलसीएम हमारा क्या होगा, मैंने बोला कि एलसीएम क्या होता है, हमेशा जो सबसे बड़ी घात होती है वही एलसीएम देते हैं। तो हम दोस्तों इसको ये कह सकते हैं ना कि इसमें बड़ी घात क्या है, ये 10 के पावर 1 है, ये 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 4 है। यानी जो 10 के पावर 4 वाला होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, और सॉरी एलसीएम होगा। तो दोस्तों इसमें फिर हम क्या करेंगे, इसका हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 के पावर 4। अब दोस्तों हमारा यानी हम कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ क्या है, 1/10 के पावर 4 या फिर 1/10,000। इसको दोस्तों इस तरह भी लिख सकते हैं कि दोबारा इसको हम 10 के पावर -4 लिख सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 10 के पावर -4। तो इस तरह से दोस्तों भिन्नों का एचसीएफ एलसीएम 2 क्वेश्चन से ही मैं आप लोगों को समझाने में सफल हो पाया हूँगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी दोस्तों आपके ऊपर है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप इस चीज़ को हमसे पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इस चीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रखा है दोस्तों कि 2 संख्याओं का गुणनफल 216 है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है,
पहला जो संख्या था और दूसरी संख्या, यानी दो संख्या उनको आपस में गुणा कर दिया है, और जब दो संख्याओं का आपस में गुणा जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गुणनफल बोलते हैं। यानी दोनों संख्याओं का 216 है, यानी ये जो चीज़ है दोस्तों, इनका मान दे रखा है 216, यानी इनका आपस में गुणा करने के बाद दोस्तों 216 आ रहा है। यदि उनका मसा 6 है, बोला दोस्तों कि उनका मसा 6 है, यानी उनका एचसीएफ कितना है दोस्तों, 6 है। फिर पूछ क्या रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम उनको नहीं पता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों यल, यानी एलसीएम। तो दोस्तों फिर इसको क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यल बराबर क्या हो जाएगा 216, और पक्षांतर करके इसको क्या करते हैं दोस्तों, नीचे लाएंगे। पक्षांतर तो करने आता होगा दोस्तों ना, कि जब भी हमारा कोई चीज़ अगर गुणा में होता है तो हमेशा बटे में आता है, और बाकी अगर प्लस माइनस में रहेगा तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, इधर आएगा तो अगर माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम दोस्तों क्या आएगा, फिर यहाँ से हम कहेंगे कि एलसीएम हमारा क्या रहा है, 36 आ रहा है। एलसीएम हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, 36 आ रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले। अभी तो ये आपका बहुत बेसिक एक क्वेश्चन मैं आपको करा दिया, इस पे बेस्ड और बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों दो संख्याएं 3 संबंध 4 के अनुपात में तथा उनका मौसा 5 है। अब दोस्तों मैं आप लोग से बता ही चुका हूँ कि जब मौसा दिया है और उनका संख्याओं का अनुपात भी दिया है तो उनको संख्या किस प्रकार से निकालनी है, मैं आपको पहले ही समझा दूँ कि जब अनुपात दिया है तो उनसे हम संख्या निकाल सकते हैं। यानी कि दोस्तों हमको अनुपात गिवन है, अनुपात भी गिवन है, अनुपात दिया है और एचसीएफ भी गिवन है, एचसीएफ भी क्या है, गिवन है। तो हमको संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे, अनुपात में गुणा कर देंगे। यानी हम कहेंगे कि 3 संबंध 4 के अनुपात में है और एचसीएफ हमारा क्या है दोस्तों, 5 है। तो हम ये कहेंगे कि पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 5 या 15 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 को 20 हो जाएगी। बोल रहे हैं उन संख्याओं का लसा क्या होगा। तो दोस्तों अब हमको मालूम चल गया कि पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 20। तो हम जानते हैं फार्मूला कि 15 गुणे 20 हम करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, हमको एचसीएफ मालूम है, एचसीएफ हमारा कितना है 5, और एलसीएम हमको निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, इसमें एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ से काट रहेंगे तो 5 चौको 20 आ रहा होगा, और हम कहेंगे कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, 60 हो जाएगा। एलसीएम हमारा क्या हो गया यहाँ से दोस्तों, 60 होगा। ये चीज़ किस पे लगा रहे हैं दोस्तों, इसी फार्मूले पे बेस्ड है। और मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अनुपात में हमेशा मौसे से गुणा करने पर क्या आता है दोस्तों, संख्या आती है। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से किया है। इसके बाद आइए मित्रों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखता हूँ, पता नहीं अजीब तरीके से लगाते हैं, लेकिन आइए इसको हम थोड़ा आसान तरीके से करेंगे। दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 25 गुना है। यहाँ पे बोला है दोस्तों दो संख्याओं का लसा, यानी एलसीएम मान लीजिए उन दोनों संख्याओं का यल है और उनका एचसीएफ दोनों संख्याओं का यच है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 25 गुना है, यानी एलसीएम 25 गुना है। तो हम गुणा किस में करेंगे दोस्तों, 25 में। अधिकतर देखता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे हमारे मित्रों को इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है और ये चीज़ समझ नहीं पाते कि गुणा हमको किधर साइड करना है, इधर साइड करना है या इधर साइड करना है। दोस्तों इस चीज़ को मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए दोस्तों बराबर का निशान क्या होता है, बराबर का मतलब क्या होता है। बराबर का मतलब ये होता है कि दोनों साइड बराबर हो, यानी दोनों साइड का तराजू बराबर होना चाहिए, तभी हम बराबर का निशान लगा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं 50 किलो का हूँ और सामने वाला 60 किलो का, तो हम दोनों बराबर हुए, नहीं ना हुए। बराबर कहने के लिए क्या होना चाहिए कि मैं भी 50 किलो का हूँ और बगल वाला भी हमारा 50 किलो का है, तभी वो बराबर होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस चीज़ को देखिए ना, क्वेश्चन ने बोल रखा है कि दो संख्याओं दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 25 गुना है, यानी एलसीएम को बोल रहा है 25 गुना है, ये बता रहा है 25 गुना। तो ये दोस्तों ये तो ऑलरेडी 25 गुना है, यानी इसको अगर 25 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी 25 गुना है, इसका 25 गुना ये ऑलरेडी है। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। तो हम क्या कर रहे हैं, एक साइड का पलड़ा और भारी कर रहे हैं और एक साइड का क्या कर रहे हैं, एक साइड का पलड़ा और भारी कर रहे हैं और एक साइड का क्या कर रहे हैं दोस्तों, हल्का ही है। इधर तो खुद ही ऑलरेडी हल्का है क्योंकि इसका ये 25 गुना है। तो हमको गुणा किधर साइड करना पड़ेगा दोस्तों, बगल वाले साइड, यानी कि अपोजिट साइड में गुणा करेंगे ताकि तराजू हमारा क्या हो, बराबर हो, तभी तो मैं बराबर का निशान। अब ये ऑलरेडी 25 गुना है, ऐसे में 25 से गुणा करेंगे तो और भारी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमको बराबर करने के लिए क्या करना होता है, अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि यल बराबर 25H। अब दोस्तों क्या, तो उन संख्याओं का गुणनफल 16,900 है, ठीक है कोई बात नहीं। संख्याओं का गुणनफल का मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्तों, 16,900। अब दोस्तों हमको 16,900 तो ये गुणनफल हो गया। अब हमको क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। अब हमको दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ के बारे में इस सवाल में कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये चीज़ तो हमको ऑलरेडी गिवन कर दिया है। तो यहाँ से दोस्तों हम सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। किस प्रकार से करेंगे, एलसीएम की जगह पे दोस्तों आप या फिर एचसीएफ लिख लीजिए, एचसीएफ को एच लिख लीजिए, और यहाँ पे एलसीएम की जगह पे दोस्तों हम 25H तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं, तो इसको हम 25H लिख लेते हैं बराबर 16,900। अब दोस्तों इसको करना होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 16,900 बटा में हो जाएगा 25। अब जब 25 से काट रहे होंगे दोस्तों तो कितनी बार कटेगा, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 बचा 19, फिर 190 हो जाएगा। तो 25 7 175, 25 7 175 और फिर बचेगा 15 से फिर 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये चीज़ स्क्वायर बराबर क्या होता है, 676।
अब दोस्तों इसको यच का केवल हमको मान निकालना है। ये तो ये स्क्वायर का मान 672 सॉरी नहीं 676, तो यच का मान दोस्तों क्या हो जाएगा करड़ी में 676। अब हमको देखना पड़ेगा दोस्तों कि 676 किसका वर्ग है या फिर 676 का वर्गमूल क्या है, 676 का वर्गमूल क्या है। तो दोस्तों आप वर्गमूल इसका जब निकालेंगे तो 676 का वर्गमूल आ रहा होगा 26, यानी हम ये कहेंगे दोस्तों कि एच बराबर क्या होगा 26। आप 26 का 26 में वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी संख्या जैसे 26 है इसका वर्ग निकालने का मतलब होता है कि इसके बाद इस पर 2 घात, यानी कि इसको आप 26 × 26 कर देंगे तो हम कहेंगे कि 26 का वर्ग क्या है, तो आप बोलेंगे 676 है। जैसे 25 है तो 25 का वर्ग अगर करना है तो वर्ग का मतलब 2, तो इसको कहेंगे 25 × 25, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 625। अगर क्यूब बोलेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यही जैसे 5 है इसका क्यूब बोल दिया तो क्या होगा, क्यूब का मतलब जितनी बार लिखा होता है उतनी बार गुणा, यानी हम इसको 5 × 5 × 5 यानी हम कह रहे होंगे कि 125 आएगा। 4 लिखा रहेगा तो 4 बार गुणा करेंगे। तो इस तरह दोस्तों आपको जो है वर्ग जो होता है हमेशा मतलब कोशिश करना चाहिए कि 25 तक तो कम से कम एटलीस्ट याद रहे, 1 से लेकर 25, वैसे 30 तक याद रहेगा तो और ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन कम से कम 25 तक तो आपको याद ही रहना चाहिए। तो आपको जो है समय नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, नहीं पता चले आपको 676 पता ही नहीं है तो आपको फिर इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और बैठ के एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं कि आप बैठ के वहाँ पे वर्गमूल निकालिए। तो ये हम कहेंगे कि एच बराबर कितना हो गया 26 हो गया। इसमें दोस्तों सवाल है पूछा है कि उनका लसा क्या होगा, तो हमको एच का मान तो 26 हो गया, लेकिन हमको आई मतलब एचसीएफ मालूम चल गया, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 26 है, लेकिन हमको दोस्तों निकालना क्या है यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको पता है कि एलसीएम बराबर हमने क्या लिखा है, एलसीएम बराबर 25H। तो एच का मान हमको ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से हम यल का मान निकाल सकते हैं। यल का मान क्या हो जाएगा 25 × 26, यानी दोस्तों जब हम 25 × 26 करेंगे तो 25 × 25 हो गया 625, और 6 से 25 और 25 650, यानी दोस्तों कि ये इसका मान कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा उसका 650। यानी हम ये कहेंगे कि वो संख्या, दो संख्याओं का एलसीएम आपका क्या होगा, एलसीएम होगा आपका 650 और एचसीएफ क्या हो गया दोस्तों 26, और जब 650 में 26 से गुणा कर रहे होंगे दोस्तों तो 16,900 आ रहा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर 7 को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि दो संख्याओं के योगफल उनके लसा का अनुपात 7 संबंधी 12 है। अच्छा ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको उनके लसा का अनुपात, दो संख्याओं के योगफल तथा उनके लसा का अनुपात 7 संबंधी 12 है यदि उनका मसा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मसा दे रखा है, मसा दे रखा है उन दो संख्याओं का। तो दोस्तों जब भी मसा दे रखा है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मसा दिया है तो उससे हम संख्या हमेशा निकाल सकते हैं। अगर अनुपात दिया है तो अनुपात में सीधा गुणा कर दीजिए तो मसा निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको अनुपात नहीं दे रखा है तो इस मसा से हम संख्या बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको 4x मान लीजिए, एक संख्या हो गया और 4y। अब देखिए दोस्तों आप ये संख्या जो मान रहे हैं 4x 4y मसा से संख्या निकाल रहे हैं, तो देखिए क्या ये सही आप निकाल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इसका जब आप मसा निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है 4 है, तो यानी हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, यानी दोनों संख्याओं का मसा हमारा 4 आ रहा है, यानी चीज़ सही है। यानी अगर आपको मसा दिया है तो उससे आप संख्या निकाल सकते हैं 4x और 4y मान के। बोला है कि दो संख्याओं का योगफल, यानी अब ये संख्या है इनका योगफल बोल रहा है कि 4x + 4y इक्वल टू क्या 4x + 4y इक्वल टू क्या दे रखा है दोस्तों, योगफल क्या है 7 के अनुपात में, और बटा में ये क्या है 12 के अनुपात में क्या है इनका लसा है। तो दोस्तों जब इन दोनों संख्याओं का हम लसा निकालेंगे दोस्तों तो लसा हमारा क्या रहा होगा 4xy, क्योंकि हम जान रहे हैं कि दोनों में जो मैक्सिमम घात है, दोनों में पहले क्या देखते हैं कॉमन क्या है तो 4 है, इसमें मैक्सिमम घात वाले को उठाते हैं तो मैक्सिमम घात दोनों में एक ही है, इसमें भी 4 की पावर 1 है, इसमें भी 4 की पावर 1 है, तो 4 निकाले। उसके बाद शेष जो बच जाता है उनको भी शामिल करते हैं, x इसमें भी बच गया और y इसमें भी बच गया, x के ले लिए, फिर y इसमें शेष बचा तो y के ले लिए। यानी हम ये कहेंगे कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 4xy हमारा क्या होगा इन दोनों संख्याओं का लसा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम कॉमन जब ले रहे होंगे, ऊपर से 4 और नीचे से 4 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + y, ये हो जाएगा xy बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 7/12। अब 4 से 4 को काट दिए तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x + y बराबर क्या हो जाएगा 7/12 x + y। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप इसको दोस्तों फार्मूले के हिसाब से भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या जरूरी है हमारा उतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, दिमाग पे जोर डालिए और कोई ऐसी दो संख्या लाइए जिसमें जोड़ने पे तो 7 है और गुणा करने पे 12 है। जैसे दोस्तों मैं अगर बोलूँ x + y है तो अगर x की जगह पे अगर मैं 1 रखता हूँ और y की जगह पे 6 रखता हूँ तो ये तो 6 और 1 7 ऊपर वाला तो मान सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या नीचे वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 1 में 6 से गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ये मान हम गलत, ये मान सही नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं इसको 2 मानूँ तो इसको 5 मानता हूँ, तो जब 2 में 5 जोड़ें तो 7 तो आ रहा है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को किस हिसाब से करें ताकि ऊपर में कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी 5 और 2 हो गया 7 तो हो रहा है, लेकिन गुणा करने पे 10 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था 12 आना चाहिए था। इसके बाद दोस्तों हम मानते हैं 3 और फिर 4, तो देखते हैं 4 और 3 मान लेते हैं, हाँ ये 4 और 3 तो 7 हो गया और 3 चौको 12, यानी हम ये कह सकते हैं कि x और y का मान क्या हो जाएगा 4 और 3 होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं दोस्तों x और y का मान कितना हो जाएगा 4 3 हो जाएगा। x और y में
कोई भी एक 4 होगा एक 3 होगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा x का मान होगा कौन सा y का, लेकिन हमको इतना पता है कि इन दोनों में से किसी एक का मान 4 और किसी एक का मान 3 है। लेकिन दोस्तों सवाल ने क्या पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या के बारे में पूछा है। तो जाहिर सी बात है छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, वही होगी जो छोटी संख्या हो। छोटी संख्या निकालना है तो जो भी छोटा माना है उसमें गुणा करेंगे तो छोटी संख्या देगी, बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो बड़ी। तो हमने माना है दोस्तों कि हमारे दोनों संख्या क्या है 4x और 4y है, हमने क्या यही संख्या तो माना है दोस्तों। लेकिन छोटी संख्या हमारी क्या आई है 3 आई है। तो जब 4 में 3 से गुणा करेंगे दोस्तों हम कह रहे होंगे कि क्या होगा 4 3 12, यानी हम कह रहे होंगे दोस्तों कि छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या निकालना होगा दोस्तों तो बड़ी संख्या क्या होगा 4 × 4, यानी हम कह रहे हैं कि बड़ी संख्या 16। इस प्रकार के दोस्तों इस एक बेहतरीन क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे ढंग से समझ रहे हैं और इसके साथ ही हमारा आज का जितना भी क्वेश्चन था सब हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों। इसके साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, एक बार और रिकॉल कराना चाहता हूँ इस चीज़ को, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ लेकिन एक बार और मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्रों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जब एलसीएम और एसएम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात में होती है, तो वो यही चीज़ नहीं पहचान पाते हैं कि कब हमको एलसीएम निकालना है और कब हमको एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों इस चीज़ को किस प्रकार से हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं आइए मैं बताऊं, क्योंकि दोस्तों इस चीज़ को कभी मैंने भी फेस किया था, हमको भी मुझे खुद इस चीज़ में कभी शुरुआती दौर में मुझको खुद नहीं समझ में आता था कि एलसीएम कब निकालना है और एचसीएफ कब निकालना है। तो दोस्तों इस चीज़ को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हाँ कहाँ एलसीएम निकालना है कहाँ एचसीएफ। दोस्तों एलसीएम में क्या होता है कि कोई 3 संख्या दिया रहता है और एलसीएम में बोलेगा दोस्तों कि इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इन तीनों संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिनसे ये संख्याएं से विभाजित हो जाए पूरी। यानी एलसीएम में क्या होता है दोस्तों, एलसीएम कंडीशन में कोई संख्या थी उनमें इनसे भाग देना होता है एलसीएम में, यानी कि बोलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको, इसमें क्या आता है दोस्तों जिसको वर्ड आता है, क्या आता है दोस्तों जिसको वर्ड, ये कोड वर्ड आप याद कर सकते हैं, इसमें जिसको आता है यानी कि वो जो बड़ी संख्या आएगी कोई और संख्या आएगी उसको भाग देना है दोस्तों। इसलिए बोलता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको भाग दें, किससे भाग दें इन संख्याओं से भाग दें। तो दोस्तों जब भी जिसको बोलता है यानी कि हमको ये चीज़ आप दिमाग पे जोर दीजिए कि जिसको बोला यानी कि कोई संख्या आएगी उसमें भाग देना है। तो जब ऐसे बोलेगा कि कोई नई संख्या लाना है जिसमें इन संख्याओं से भाग देना है तो वहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। वहीं दोस्तों एचसीएफ में आएगा तो एचसीएफ में बोलता है दोस्तों कि जैसे XYZ को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी यहाँ पे अब इन तीनों संख्याओं को विभाजित करने के लिए बोल रहा है। उसमें क्या बोलता था कोई नई संख्या आएगी दोस्तों उसको इन संख्याओं से भाग देना है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई ऐसी संख्या जिनसे इन संख्याओं में भाग दिया जाए, यानी यहाँ पे क्या बोलेगा दोस्तों जिनसे, यहाँ पे क्या बोलता है दोस्तों जिनसे, क्या बोलेगा जिनसे, या फिर जिनसे को जिनसे न लिख के इसको आप ऐसे लिख दे जिससे, जिनसे नहीं जिनसे थोड़ा सा ज़्यादा पता नहीं कुछ लोग को समझ में ना आए, जिससे क्या हो जाएगा दोस्तों जिससे। यानी इसमें दोस्तों क्या होता है एलसीएम में कि जो संख्या होता है उसमें XYZ है, इसमें क्या होता है कि वो कौन सी संख्या है जिससे भाग दिया जाए तो क्या हो जाए कुछ शेषफल ना बचे या शेषफल बचे, ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो वहाँ पे हमको एचसीएफ निकालना होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ों को मैं आपको समझा पाया हूँ कि कहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे कहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। इस चीज़ को दोस्तों एक बार ड्रॉ कीजिए अपनी कॉपी पे, ये चीज़ को आप ड्रॉ कीजिए कि हाँ एलसीएम में क्या होता है कोई बड़ी संख्या में नीचे से भाग जाता है, एचसीएफ में क्या होता है ऐसे, इसको ड्रॉ कीजिए, इसको सोचिए एक बार कि हाँ कैसे क्यों नहीं हमको पकड़ में आ रहा है। 2-3 बार इसको सोचेंगे समझेंगे तो आपको इस चीज़ को समझने में बहुत आसानी होगी कि कहाँ पे हमको एलसीएम निकालना है और कहाँ पे एचसीएफ निकालना है। इसके साथ ही दोस्तों आज का ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि आज क्वेश्चन कम से कम 8 क्वेश्चन कर भी दिए और मेरा आज यही सोच रहा था कि क्लासेस को 40 मिनट का ही रखा जाए क्योंकि बड़ी क्लासेस होती है तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है दोस्तों। आप लोग को भी बड़ी क्लासेस शायद उतनी पसंद नहीं आती है और हमको भी दोस्तों जब बड़ी क्लासेस रहती हैं तो उनको बनाने और रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि कभी कभी वीडियो सेव नहीं हो पाता है। जैसे ये क्लास में ऑलरेडी एक बार और रिकॉर्ड किया था लेकिन वो वीडियो पूरा बनने के बाद सेव नहीं हो पाया था, तो इस क्लास को मुझको दोबारा करना पड़ा। तो यही सब बहुत सारी समस्याएं रहती है दोस्तों बड़ी क्लासेस में, और देखते हैं फिर भी आप लोगों का प्यार है दोस्तों तो ये इस तरह से क्लासेस कंटिन्यू मैं कोशिश करूँगा कि चलता रहे और वो कुछ दिक्कतें नहीं आए तो मैं इसको कंटिन्यू रेगुलर बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। मैं इसके साथ ही ये क्लास के बाद एक और क्लास एलसीएम एचसीएफ का मिक्स क्वेश्चन जो आपका इस घंटी से रिलेटेड होता है, तो उसमें भी बहुत सारे हमारे मित्र कन्फ्यूज रहते हैं कि कब उसमें +1 करना होता है उसमें और कब नहीं करना होता है। घंटी से रिलेटेड हो गया, दौर से रिलेटेड हो गया, या फिर और भी इस क्वेश्चन पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन और करने की कोशिश करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन को कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करें इंक्लूड करें और 7-8 क्वेश्चन एक बार और करें और इसके साथ ही इस क्लास को क्या करें दोस्तों समाप्त करें। इसके बाद हम कोई एक नए टॉपिक को पढ़ रहे होंगे और एक ही सब्जेक्ट पे एक ही चैप्टर पे 5 जो है क्लासेस कम नहीं होती दोस्तों। अगर आप इन 5 क्लासेस को ढंग से और बढ़िया तरीके से समझते हुए करेंगे दोस्तों तो मैं इतने आप लोग को जरूर आशा दिला सकता हूँ दोस्तों कि आपको एलसीएम और एचसीएफ में अब आने वाली कोई भी दिक्कतें नहीं होगी।
इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको और भी किसी प्रकार के एलजीएम एससीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को जरूर लिखें। और अगर हमारा पढ़ने का तरीका कैसा है, आपको समझ में कितना आता है, इस चीज़ को जरूर लिखें, ताकि जो चीज़ में हमको सुधार करना हो मैं उस चीज़ को जरूर सुधार करूँगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों से एक जाते जाते एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कृपया इस प्यारे से आप खूबसूरत से प्लेटफॉर्म स्टडी विद दीपक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसको चैनल को अपने ओर से जितना कोशिश हो दोस्तों शेयर कीजिए और मित्रों में, रिश्तेदारों में या फिर जो भी आपके पढ़ने वाले भाई बहनों सब में, ताकि आपका इस क्या कहते हैं जितना ज़्यादा दोस्तों लाइक और शेयर होता है हमें उतना ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।